नमस्कार। चलिए आज सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हम इतिहास के उन खास पलों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को आज की दुनिया बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से चंद लेकिन बेहद अहम पल थे जिन्होंने हमारी राजनीति, हमारे समाज और हमारी टेक्नोलॉजी की नींव रखी। बस यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो हमारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक ही वक्त पर हुई दो जबरदस्त क्रांतियों से। एक थी विचारों की क्रांति और दूसरी शक्ति की, और इन दोनों ने मिलकर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये दोनों क्रांतियां लगभग एक ही समय पे हो रही थीं। एक तरफ थी फ्रांसीसी क्रांति, जिसने लोगों को, आप कह सकते हैं, नए नए आइडियाज दिए, जैसे कि आज़ादी, बराबरी, भाईचारा और राष्ट्रवाद। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ चल रही थी औद्योगिक क्रांति, जिसने मशीनों और फैक्ट्रियों के जरिए समाज को एक बिल्कुल नई तरह की पावर दी। मतलब एक ने सोचने का तरीका बदला तो दूसरे ने जीने का। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। नहीं, ये तो एक वैचारिक भूकंप था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इसने राजाओं के उस डिवाइन राइट यानी दैवीय अधिकार को सीधी चुनौती दी, और पहली बार नागरिक का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसने सामंतवाद को यानी उस सिस्टम को खत्म कर दिया जहां सारी जमीन और सत्ता बस कुछ ही लोगों के हाथ में थी। और यहीं से निकला वो राष्ट्र का आइडिया जो आगे चलकर बहुत पावरफुल और हाँ, खतरनाक भी साबित हुआ। तो एक तरफ तो विचारों की दुनिया में ये सब चल रहा था, और दूसरी तरफ जमीन पर एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। लोग गांव छोड़ छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों में काम था। इससे शहरीकरण तो तेजी से बढ़ा, पर साथ ही एक नया वर्किंग क्लास भी पैदा हुआ, और इसी क्लास की समस्याओं ने आगे चलकर समाजवाद जैसी नई विचारधाराओं को जन्म दिया। तो अब सवाल यह है कि इन दो क्रांतियों से जो नए आइडियाज और नई पावर मिली, उसका हुआ क्या? उसका इस्तेमाल हुआ नए और ताकतवर साम्राज्य बनाने में। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे रक्त और लौ यानी ब्लड एंड आयरन का युग कहा जाता है। चलिए देखते हैं कैसा था ये दौर। और इस दौर को समझना होना तो जर्मनी के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिस्मार्क का सीधा सीधा मानना था कि बड़े बड़े सवाल और राष्ट्रों का निर्माण भाषणों से नहीं होता, वो होता है लोहे और खून से। और उनकी यही ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जर्मनी को एक करने का आधार बनी। और बिस्मार्क सिर्फ कहते नहीं थे, उन्होंने ये करके दिखाया। बिल्कुल एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह उन्होंने बहुत सोच समझकर एक के बाद एक 3 लड़ाइयां लड़ी। पहले डेनमार्क को हराया, कुछ इलाके कब्जे में लिए, फिर ऑस्ट्रिया को हराकर उसे जर्मन मामलों से ही बाहर कर दिया, और आखिर में फ्रांस को एक जबरदस्त हार देकर एक ताकतवर जर्मन साम्राज्य का ऐलान कर दिया। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, ये थी प्योर मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अब जर्मनी की कहानी तो ऐसी थी, पर इटली के एक होने की कहानी थोड़ी अलग है। यहां कोई एक बिस्मार्क नहीं था, यहां 3 अलग अलग किरदार थे जिन्होंने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। क्यूसिप मेज़ीनी, जिन्हें दिल कहा गया, उन्होंने अपने विचारों से लोगों को जोड़ा। फिर थे काउंट कैवूर यानी दिमाग, जिन्होंने अपनी कूटनीति से रास्ता साफ किया। और आखिर में आए ग्यूसिप गैरिबल्डी यानी तलवार, जिन्होंने अपनी फौजी ताकत से इस सपने को हकीकत में बदल दिया। तो इन सबका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि यूरोप का नक्शा ही बदल गया। जहां पहले पुराने साम्राज्य थे, अब उनकी जगह जर्मनी और इटली जैसे नए, ताकतवर और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी देश खड़े थे। पावर का ये जो नया बैलेंस बना था ना, ये बहुत खतरनाक था। इसने आने वाले एक बहुत बड़े टकराव के लिए स्टेज सेट कर दिया था। और वो टकराव होकर रहा। अगला जो दौर है, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, उसे 2 अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक ही लंबे, लगभग 30 साल तक चले संकट के रूप में देखना ज्यादा सही है। देखिए, पहला विश्व युद्ध कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे कई सालों से वजहें तैयार हो रही थी, जिन्हें हम आसानी से MAIN के तौर पर याद रख सकते हैं। M से मिलिटरिज्म, यानी हर देश अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा था। A से अलायंसेस, मतलब गुप्त संधियों के ऐसे जाल बिछे थे कि एक पर हमला मतलब सब पर हमला। I से इंपीरियलिज्म, यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने की होड़। और N से नेशनलिज्म, वही राष्ट्रवाद जिसकी चिंगारी फ्रांसीसी क्रांति से निकली थी, अब एक आग बन चुका था। सच कहें तो ये एक टाइम बॉम्ब था जो बस फटने ही वाला था। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन शांति नहीं आई। क्यों? क्योंकि जीतने वालों ने वर्साई की संधि में सारा का सारा दोष जर्मनी पर डाल दिया।
और उस पर इतना भारी भरकम जुर्माना लगाया कि उसकी इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो गई। ये कोई शांति समझौता नहीं था, ये तो अगले युद्ध के बीज बोने जैसा था। और इसी सारी उथल-पुथल के बीच रूस में एक और जबरदस्त भूचाल आया। औद्योगिक क्रांति से जो असमानता फैली थी, उसके जवाब में समाजवाद का आइडिया सामने आया और 1917 की क्रांति ने दुनिया के पहले समाजवादी देश सोवियत संघ को जन्म दिया। अब दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नई तरह की सुपर पावर आ चुकी थी। पहले विश्व युद्ध के बाद जो निराशा और आर्थिक बर्बादी फैली, उसी की राख से इटली और जर्मनी में फासीवाद और नाजीवाद जैसी बेहद खतरनाक विचारधाराएं पैदा हुईं। दोनों ही डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ थे, पर एक छोटा सा फर्क था। मुसोलिनी के लिए राज्य ही सब कुछ था, द स्टेट इज सुप्रीम। वहीं हिटलर के लिए नस्ल सबसे ऊपर थी, द एरियन रेस। पर दोनों की नींव एक ही चीज पर टिकी थी, अपमान और गुस्सा। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, है ना? वर्साय की संधि से मिला अपमान, लीग ऑफ नेशंस की नाकामी, हिटलर और मुसोलिनी की आक्रामक नीतियां, और फिर तुष्टीकरण की पॉलिसी, मतलब शांति के नाम पर उनकी बातें मानते जाना। इन सब ने मिलकर दूसरे विश्व युद्ध का स्टेज तैयार कर दिया। ये असल में पहले विश्व युद्ध का ही एक अधूरा चैप्टर था, जो अब और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर लौटा था। सोचिए, दो विश्व युद्धों की भयानक तबाही। इसके बाद दुनिया ने आखिरकार अपनी गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश की। ये दौड़ था उस राख से एक नई और उम्मीद है कि ज्यादा स्थिर दुनिया बनाने का। पहली कोशिश थी लीग ऑफ नेशंस। आइडिया तो बहुत अच्छा था कि सारे देश मिलकर शांति बनाए रखेंगे, पर दिक्कत ये थी कि ये एक बिना दांत वाले शेर जैसा था। इसके पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी और अमेरिका जैसा बड़ा देश तो इसका मेंबर ही नहीं बना। नतीजा, ये हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं को रोक ही नहीं पाया। तो लीग ऑफ नेशंस के फेलियर्स से सबक लेते हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। आप कह सकते हैं कि यह शांति कायम करने का दूसरा और इस बार एक ज्यादा मजबूत प्रयास था। इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई और इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को वीटो पावर दी गई। आइडिया ये था कि कोई भी बड़ा फैसला इन बड़ी ताकतों की सहमति के बिना ना हो। यही वो असली दांत थे जो लीग ऑफ नेशंस के पास कभी नहीं थे। तो हमने पूरा सफर देखा, कैसे क्रांतियों ने नए देश बनाए, फिर उन देशों के टकराव से विश्व युद्ध हुए और फिर उन्हीं युद्धों की राख से एक नई दुनिया बनाने की कोशिश हुई। ये संकट और फिर निर्माण का एक चक्र जैसा है ना? तो बड़ा सवाल आज ये है कि हमारे इस दौर में वो निर्णायक पल कौन से होंगे, वो कौन सी घटनाएं होंगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया का नक्शा तय करेंगी। इस पर सोचना तो बनता है।